बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 74 मुलाहिज़ा फरमाएं। शराफत अली के इंकशाफात ने मेरा खून खुश कर दिया था। अचानक मुझे यूँ महसूस होने लगा कि ख़तरा हर तरफ से रात के अंधेरे की तरह मेरी तरफ बढ़ रहा है और उस अंधेरे की आड़ में कानून के हाथ चुपके चुपके मुझे गिरफ्त में लेने के लिए आगे आ रहे हैं। फ़ज़ा में बदहुआओं की सरगोशी सुनाई देती थी, हथकड़ी की जंजीर खनकती थी और तकदीर की बेरहम हंसी गूंजती थी। उस रात मैंने अमीना को बताया कि शराफत अली से मुझे क्या मालूम हुआ है, तो वो भी खौफज़दा हो गई। यूँ लगता था कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर अब हमारे लिए कोई जाए बना नहीं रही। बाद के वाक़यात तुम जानते हो मुंशी। मैं बीवी बच्चों के साथ मेरठ से निकल गया था, क्योंकि मेरठ में जानने वाले बहुत थे, और दिल्ली चला गया था, जहाँ मुझे किसी शनासा के मिलने का डर नहीं था। तुम्हें यह भी मालूम है मुंशी कि मेरा पूरा ख़ानदान फसादात की नज़र हो गया था। मैं वज़ीर खान के बचपन का दोस्त था, और उन वाक़यात के सिवा जिनका ताल्लुक़ रियासत सुल्तानाबाद से था और जो मुझे वज़ीर खान की ज़बानी पहली बार मालूम हुए थे, उसकी ज़िंदगी के हालात से पूरी तरह बाखबर था। जिस ज़माने में वज़ीर खान सुल्तानाबाद से निकलकर हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में छुपता फिर रहा था, मैं मेरठ से 60 मील दूर एक गाँव के छोटे से प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर था और इंतहाई सुकून और कनात की ज़िंदगी बसर कर रहा था। उस ज़माने में रेडियो भी आम न थे और उस गाँव तक अखबारात तो क्या तार भी मुश्किल से पहुँचते थे। यही वजह थी कि मैंने वज़ीर खान के बारे में शाये होने वाली खबरें नहीं पढ़ी, इश्तिहारात नहीं देखी और तस्वीरें ना देखी, वरना मैं उसे मेरठ पहुंचते ही खबरदार कर देता और उसे फ़ौरन निकल जाने का मशवरा देता। ताज्जुब की बात यह थी कि वज़ीर खान के वालिदैन भी इन हक़ाइक़ से बेखबर रहे। मेरा ख्याल है कि उम्दन बेखबर रखा गया, वरना बुढ़ापे में यह सदमा उनकी जान ले लेता। वो खुद अखबार नहीं पढ़ते थे और जिन्होंने अखबार में कुछ देखा था वो देख दिल लोग थे। उन्होंने जानते बूझते उनकी हालत पर तरस खाते हुए उन्हें कुछ नहीं बताया था। वज़ीर खान के एक बैनोई इंडियन आर्मी में मेजर था और उसे कुछ बैद ना था कि वो फ़र्ज शनासी के चक्कर में बीवी के जज्बात की परवाह करे और उसके भाई को पकड़वा दे। शायद बहुत से लोगों को इस ख्याल ने भी कुछ ना करने दिया कि अदाए फ़र्ज से ज़्यादा उनकी हरकत को 1 लाख के लालच से ताबीर किया जाएगा। हम लोग अंग्रेज़ के दुश्मन थे। उन्होंने समझा होगा कि वज़ीर खान ने एक अंग्रेज़ की बीवी को कत्ल किया तो कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि ने एक काम किया, और यह कत्ल भी उसने बेसबब तो नहीं किया होगा। मुमकिन उसने अपनी तज़लील का इंतकाम लिया हो। जो लोग वज़ीर खान के किरदार से वाकिफ़ थे वो समझते होंगे कि चोरी का इल्ज़ाम किसी साजिश का नतीजा है। वज़ीर खान ऐसा आदमी नहीं कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। फिर ये सब वाक़यात एक ही रियासत में पेश आए थे और वज़ीर खान पर इल्ज़ामात आयद करने वाले दोनों हाकिम थे। वज़ीर खान एक मामूली मुलाजिम था जिसे हाकिम लोग किसी भी ज़ाती रंजिश के बायस अपने इंतकाम का निशाना बना सकते थे। गैर ये सब बातें थी जिसकी वजह से वज़ीर खान मेरठ में भी महफूज रहा और किसी ने उसकी मौजूदगी का राज अफशा नहीं किया। लेकिन ये सब तकसीम से पहले की बातें थी, जिसे 18 साल हो चुके थे। वक्त बदल गया था। हिंदुस्तान में सुल्तानाबाद की रियासत अर्जुए कानून में गुम हो गई थी। अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर गोल करके वापस चले गए थे। वज़ीर खान ने दूसरे मुल्क में एक नई जिंदगी का आगाज अपने हौसले की बुनियाद पर किया था। उसने कारोबार शुरू किया तो उसका सरमाया फ़कत उसका अज़म था और उसकी मुस्तकिल मिजाजी, नेक नीति और ईमानदारी भी। चुनाचे खुदा ने कारोबार को बरकत दी। सन 1956 में शराफत अली का कारोबार में मैं पार्टनर बना तो मैं पहले से वज़ीर खान के साथ था और वज़ीर खान मुझ पर बहुत एतमाद करता था। चुनाचे मेरा दिन ये समझने से कासिर था कि आज शराफत अली किस तरह वज़ीर खान को ब्लैकमेल कर सकता है। उसके खिलाफ पुराने इल्ज़ामात की कोई अहमियत नहीं रही थी। वो शख्स जिसने अपनी बीवी का मुकदमा किया था बरतानिया में था और बज़ाहिर इस बात को भूल चुका था। उसने दूसरी शादी कर ली थी और रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा था। तुम भी उसे जानते हो कबीर खान, क्योंकि तुम उसकी लड़की मार्गरेट के दोस्त थे और ये लड़की उसकी दूसरी बीवी के वतन से है। वो बुढ़ा अब सरजान साइमन कहलाता है, मगर उसे ये इल्म नहीं कि तुम किस वज़ीर खान के बेटे हो। तुमको हैरानी हुई होगी कि मैं ये सब कुछ कैसे जानता हूँ। तो बरखुरदार मेरी उम्र जासूसी नावल पढ़ते गुजरी है। इसी शौक के बायस लोग मुझे मुंशी की बजाय फुमांचू कहने लगे थे। मैं काम के सिलसिले में लंदन आता जाता रहता था और तुम्हारे वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक जासूसी करके मालूमात करता था कि तुम लंदन में क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। वापसी पर मैं वज़ीर खान को मुकम्मल रिपोर्ट देता था कि सब खैरियत है। सिर्फ एक बात मैंने उसे नहीं बताई थी कि तुम जॉन साइमन के साथ घूमते फिरते हो, वरना वो तशवीश में मुब्तला हो जाता। सिर्फ एक बात मैंने उसे नहीं बताई थी कि तुम जॉन साइमन के साथ घूमते फिरते हो, वरना वो तशवीश में मुब्तला हो जाता। वज़ीर खान की सारी रुदात सुनकर मैंने कहा, वज़ीर खान, मुझे मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला है। शराफत अली अब तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर रहा है? शराफत अली को तुमसे दुश्मनी होती तो वह तकसीम से पहले ही उस जमाने में तुमको पकड़वा देता जब तुम मेरठ में थे और 1 लाख का इनाम हासिल कर लेता। उसमें हिम्मत नहीं थी मुंशी, वज़ीर खान ने कहा। मैं मुस्लिम लीग का बड़ा पुराना कारकुन हूँ और मेरे दोस्त भी बहुत थे,
जो मुझ पर जान निसार कर सकते थे, वो शराफत अली को जिंदा ना छोड़ते। फिर क्या बात है, मैंने कहा। तुम्हारे बाकी दुश्मन तो बर खप गए या इधर उधर हो गए, मसलन वो रेजिडेंट जान साइमन, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? नवाब खुर्शीद आलम की नवाबी खत्म हुई और वो भी हिंदुस्तान में रह गए। अब जिंदा भी हुए तो वजीफा ख्वार होंगे। रह गया ज्ञान चंद, तो मेरा ख्याल है फसादात में मारा गया होगा। उसका घर और कारोबार शाह आलमी गेट के अंदर था, जहाँ सबसे ज्यादा सिख और हिंदू मारे गए थे। अगर वो जान बचा के फरार हुआ होगा तो भारत में शनार्थी होगा। भारत की पुलिस के कवानीन पाकिस्तान में लागू नहीं और 1 लाख के इनाम वाला इख्तियार यहाँ कुछ नहीं कर सकता। फिर तुझे किसका डर है? क्यों ब्लैकमेल होने पर मजबूर है तू? देख मुंशी, मैंने तुझे हर बात बता दी है। वजीर खान ने कहा, यह भी मान लिया कि शराफत अली मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि असबाब वही पुराने हैं जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं अपने अंजाम से नहीं डरता। मेरी जिंदगी के थोड़े से दिन रह गए हैं, लेकिन सिकंदर की पूरी जिंदगी बाकी है। उसे महफूज रखने के लिए मैंने सीने पर सबर की सिर रख लिया है, उसको अपनी निगाहों से भी दूर रखा। मैंने ये कुर्बानी उसके मुस्तकबिल के लिए दी है। मैं नहीं चाहता कि आखिरी वक्त में ये जंग हार जाऊं। जो कुछ मेरे पास था वो मैंने भूखे बेड़ियों के सामने डाल दिया है, सिवाय उस चीज के जिस पर मेरे पास सिकंदर का हक था। ये कारोबार मेरा है। मेरी जिंदगी में कोई मुझे इसकी मलकियत से महरूम नहीं कर सकता। वो चाहते हैं कि मैं भी इससे दस्तबरदार हो जाऊं, लेकिन मैं सिकंदर को उसके हक से कैसे महरूम करूं? वो मेरी जान तो ले सकते हैं, मगर हक के मलकियत से दस्तबरदारी के कागजात पर दस्तखत नहीं ले सकते। मेरी समझ में नहीं आता वजीर खान के किसी वकील की मार्फत तू अपना मुकदमा अदालत में क्यों नहीं ले जा सकता? मैंने कहा, या पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं कर सकता? इसका कोई फायदा नहीं मुंशी, ये सब बिल्कुल बेकार है। वो बोला, मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता और उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर बाद में उन्होंने यही खेल सिकंदर के साथ जारी रखा। सिकंदर जवान आदमी है, वजीर खान ने कहा, बाहिम्मत है और ज़हीन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मादी के दामन पर कोई दाग नहीं है। कोई उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वो अपना दिफा खुद करेगा, अल्लाह उसका हामी और नासिर होगा। तो बरखुरदार कबीर खान, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे वजीर खान ने कुछ नहीं बताया। ये बात मेरे लिए आज भी मुअम्मा है कि 27 साल कबल सुल्तानाबाद की रियासत में पेश आने वाले वाकयात का इन वाकयात से क्या ताल्लुक है जो वजीर खान के साथ पेश आए। कम से कम मेरी अकल तो कोई ताल्लुक दरियाफ्त करने से कासिर है। मैं राजदारी का पाबंद था, चुनाचे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं दोबारा वजीर खान से मिलने भी नहीं गया। मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात उसके मरने के बाद हुई थी, जब वो चिरागदीन की कोठी के बरामदे में कफन पहने अब्दी नींद सो रहा था। लोग समझ रहे थे कि यह कोठी उसी की है, और मैं किसी को भी ये नहीं बता सकता था कि वो तो अपने नौकर के नौकरों के साथ सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में रहता था। लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा, और जब मैंने अपने हाथों से उसको लहद में उतारा तो मैंने कहा, भाई वजीर खान, तुमने रफाकत का अहद तोड़ दिया। अब मैं किसी अहद का पाबंद नहीं रहा। जो कुछ था तुम्हारे दम के साथ था। अब तुम नहीं तो दोस्ती नहीं, और जब दोस्ती नहीं तो कैसा वादा और कहाँ के अहदो पैमा। मैंने उसी रोज तय कर लिया था कि जो बात मैं तुमको खुद ना बता सका वो तहरीर की सूरत में छोड़ जाऊंगा, ख्वाह उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आगे के मामलात में तुम पर छोड़ता हूँ। तुमको मालूम करना होगा कि मीर शराफत अली ने तुम्हारे बाप की कौन सी मजबूरी से फायदा उठाकर उसे मार डाला। मालूम नहीं क्यों मुझे ये शुबा होता है कि वजीर खान की मौत के असबाब कुदरती नहीं थे, उसे खत्म किया गया था। इस एहसास को तुम मेरी छठीस का करिश्मा भी कह सकते हो, और मेरी छठीस ये भी कहती है कि मेरा अंजाम वजीर खान के अंजाम से मुख्तलिफ ना होगा। उसके दुश्मन पूरी कोशिश करेंगे कि तुमको मैं कुछ ना बता सकूं, लेकिन मैं भी फुमांचू हूँ। मैं उनको ऐसा चक्कर दूंगा कि एक ना एक दिन ये तहरीर तुम्हारे हाथों तक पहुंच जाएगी। हो सकता है कि जब तुम इसे पढ़ो तो मेरा वजूद रिज़्क़े खाक बन चुका हो। अगर ऐसा हुआ तो मेरी मगफरत की दुआ करना। मेरी रूह की निजात के लिए इतना भी बहुत होगा कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं है। फ़कत तुम्हारा चचा, दुआ गो और खैर खुआ फुमांचू। खत खत्म हो गया। बाजी की एक दास्तान खत्म हो गई। वो रात पहले खत्म हो गई थी जिसने कैदे ज़मानो मकान को ख़त्म कर दिया था। वैशैला और मोहसिन बैज एक वजूद रह गए थे, सिर्फ एक एहसास जो हाल और बादी के दरमियान सरगर्दा था। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं था। हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं थी। उन सब के लिए इस हकीकत से इनकार नामुमकिन था कि इस रात के दौरान में हमने बहुत पीछे जाकर 27 बरसों का सफर तय किया। सब कुछ अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। 4 घंटों के मुख्तसर वक्फों में 27 साल का वक्त कैसे सिमट गया। मगर इस तवील सफर के बाद जिस दुनिया में उतरा वो दुनिया मेरी नहीं थी। मैं भी वो नहीं था जो मादी के इस सफर में मोहसिन के साथ रवाना हुआ था। उस खला नूर की तरह जो एक सैयारे से परवाज करके दूसरे सैयारे पर जा उतरे। मैं एक अजनबी दुनिया में अकेला था। ऐसा ख्वाब में भी होता है कि आंख खुल जाती है, मगर ज़हन बदस्तूर ख्वाब के आसेब का शिकार रहता है। सिकंदर, मेरी तरफ देख, मैं मोहसिन हूँ। मोहसिन ने मेरा शाना पकड़ कर हिलाया। गुस्साख, मैंने गर्ज कर कहा और अपना हाथ घुमाया। तू होगा मोहसिन, लेकिन हम सिकंदर नहीं है। हम सिकंदर आजम है। हम प्रिंस कबीर खान है।
वलीहद रियासत सुल्तान आबाद है। हमारी माँ प्रिंसेस अमीना थी और हमारे वालिद नवाब खुर्शीद आलम। मैंने सीने पर हाथ मार के कहा, भाईजान ये क्या हो गया है आपको, खुदा के लिए होश में आइए। शैला ने रोते हुए कहा, बदतमीज कनीज। मैंने उसके एक चांटा रसीद किया। जानती नहीं कि हम इकलौते थे, तुम्हें भाई कहती है, बदतमीज, हम तेरी खाल में भूस भरवा देंगे। हम इस रियासत के हाकिम हैं और यहाँ कोई हमारे हुक्म से सरताबी की हिम्मत नहीं कर सकता। सिर्फ हम आली नस्ब खानदान के फर्जंद हैं। किसी की मजाल है कि हमें एक मामूली आदमी की औलाद कह सके। हम नवाब खुर्शीद आलम की जायज औलाद है। बाकी सब वो सब जो वजीर खान की औलाद थे। मेरा ख्याल है कि मैं चिल्ला रहा था, नशे में दूध शराबी की तरह जोर जोर से सीने पर हाथ मार रहा था, हंस रहा था और रो रहा था कि अचानक मुझ पर आसमान आ गिरा। टुकड़े टुकड़े हुए आफाक पे खुर्शीदो कमर। दुनिया सिर्फ अंधेरा खला रह गई और मेरा वजूद इस खला में गिरता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैं किसी कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके थे और मैं अपनी मर्जी से एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। आंखें खोलने पर मुझे मानूस चेहरों की परछाइयां तैरती हुई नजर आईं। मैंने बारी बारी हर चेहरे को देखा और आंखें बंद कर ली। एक सवाल खुद बखुद मेरे जहन में आया, आखिर ये कौन लोग हैं जो सूरत से मेहरबान और हमदर्द नजर आते हैं? ये औरत जो मेरे सीधे हाथ की तरफ खड़ी आंसू बहा रही है, किसके लिए रो रही है? मेरे लिए? इसके साथ भी तो एक और लड़की खड़ी है, वो क्यों रो रही है? मैंने आंखें खोलकर फिर दूसरी तरफ देखा, जहां दो मर्द खड़े थे, एक उम्र रसीदा और एक मेरा हम उम्र। मैंने आंखें फिर बंद कर ली। मुझे गहरी नींद आ रही है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था। मैं सोचना चाहता था, मगर मेरे दिमाग में खला था और जिस्म के साथ मेरा जहन भी मफलूज हो चुका था। मैं चाहता था कि उठकर बैठ जाऊं, मगर ये मेरे इख्तियार की बात ना रही थी। ऐसे बहुत से वक्फे आए जब मैं नीम बेदारी और होश के आलम में बहुत कुछ देखता रहा। उनमें से कुछ मनाजर हकीकी थे और कुछ मेरे तस्वुर की पैदावार थे। मेरे कानों ने बहुत सी आवाजें सुनी। ये गुमगश्ता वक्त की सदाए बाजगश थी। मैंने मार्गेट के बाप सरजान साइमन को देखा, जो खवालात में मेरे सामने खड़ा था और कह रहा था, मेरी बीवी एक नेटो प्रिंस को चाहने लगी थी। मैंने उसको बाइज्जत तौर पर दफन करा दिया था। मैंने अपने वालिद को देखा। उन्होंने रोते रोते मुझसे कहा, तुम मेरे बेटे हो सिकंदर, क्योंकि तुमको जन्म देने वाली औरत मेरी बीवी थी और तुम्हें मैंने पाला था। फिर एक अजनबी नमूदार हुआ जो हुलिया में खसरू जमशेद की तरह था और उसने क्या कहा, मार के हकारे से कहा, यह नमक हराम झूठ पकता है। अमीना मेरी बीवी थी और तुम मेरे बेटे हो। फिर यके बाद दीगरे गुप अंधेरे से निकल के बहुत से चेहरे रोशनी में आ गए। उनके बदन जख्मों से चूर थे और उन्होंने यक जबान होकर कहा, हमारी खून आलूदा लाशों को देखो, क्या तुम हमें पहचानते नहीं हो? हम तुम्हारे भाई बहन हैं। अंधेरे हाल में सिनेमा के पर्दे पर नजर आने वाली सलाइड की तरह बहुत से चेहरे रोशन हुए और बुझ गए। उनमें पंडित दयानाथ का फिक्रमंद चेहरा, उनके बेटे मोहन और बेटी मोनी का चेहरा। एक औरत बड़े शाना वकार के साथ अपने महल की ख्वाबगाह में दिखाई दी। फिर मैंने उसी औरत को एक छोटे से घर में फटे पुराने कपड़े पहने झाड़ू देते हुए देखा। प्रिंसेस अमीना। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं तो तुम्हारी माँ हूं सिकंदर। इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ देखा जो मुंशी के खत में बयान करदा वाकयात की तस्वीर था। मिलाकर मेरे जहन से एक शदीद जज्बाती सदमे के आसार जाहिर होने लगे और मैं अपने गम गुसारों की मुत्तफिका कोशिशों और उनकी दुआओं के एजाजे मसीहाई के सबब दीवानगी से फरजानगी की तरफ बढ़ता गया। मैंने राबिया और शैला का चेहरा पहचान लिया, मोहसिन को और अंकल रिजवी को पहचान लिया और उनकी बातें समझने लगा। मेरी जिस्मानी माजूरी और ज़हनी थकन का सबब वो सुकून बख्श और ख्वाब आवर दवाएं थी जो मुझे वाफर मिकदार में दी गई थी। मैं इसी करीशन नगर वाले घर में था और रफ्ता रफ्ता हकीकत को ख्वाब से अलग करके देखने लगा था। मिलाकर एक वक्त ऐसा आया जब मैंने होश से बेगाना रखने वाली दवाएं खाने से इनकार कर दिया और स्याह काफी तलब की। मैंने अपनी बात का इंतहाई मुसरत खेज रद्द-ए-अमल देखा। उन सब के चेहरे उम्मीद की रोशनी से दमक उठे जो मेरी शफायाबी के लिए खुलूस नीयत के साथ कोशां थे। चंद मिनट बाद राबिया बगैर दूध और चीनी की गर्म काफी का बहुत बड़ा मग भर लाई। मोहसिन ने मुझे सहारा दिया और शैला ने थोड़ी थोड़ी करके सब काफी मेरे खल्क में उतार दी। फिर ऐसा ऐसा धुंध छटने लगी और मेरा जहन साफ होता गया। मेरी जिस्मानी तवानाई बहाल होने लगी और आधे घंटे बाद मैं पूरी तरह होश में आ गया। मैंने बारी बारी सबकी तरफ देखा और शर्मिंदा होके कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे, अभी अपने ज़हन पर बार मत टालो। अंकल रिजवी ने शफकत से मुस्कुरा के मेरी पीठ थपकी। शर्मिंदा होने के लिए सारी उम्र पड़ी है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ अंकल रिजवी, मैंने कहा। ज़हनी सदमा इतना शदीद था कि मैं बर्दाश्त ना कर सका। ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस सदमे के असरात आर्जी साबित हुए। मोहसिन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, और तू बहुत जल्द संभल गया। क्या इस बात का इम्कान भी था कि मेरा दिमागी तवाजुन हमेशा के लिए बिगड़ जाता? हमेशा के लिए तो नहीं, मोहसिन बोला, लेकिन यह हो सकता था कि इसमें कुछ ज्यादा वक्त लग जाता। मेरी नींद या बेहोशी का यह वक्फा कितना तवील था? मैंने पूछा। मुझे वक्त का कोई अंदाजा नहीं है, आप सिर्फ 24 घंटे दराज रहे। मोहसिन ने कहा, इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तुम्हें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। रिजवी साहब ने कलाई की घड़ी देकर कहा, फिक्र की तो कोई बात नहीं रही।
मगर सिकंदर को अभी आराम की जरूरत है। मैं अब ड्यूटी पर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। उस वक्त तक तुम लोग सिकंदर के आराम का ख्याल रखोगे और इसको सूप और ग्लूकोज देते रहो। अंकल रिजवी के जाने के बाद राबिया, मोहसिन और शैला ने मिलकर उनकी हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की और जबरदस्ती मुझे कमरे में अकेला छोड़ने और मेरे पेट को खालिक तक ताकत देने वाली चीजों से भर देने की मुतफिका जिद्दोजहद की, मगर मैंने अपने आगे उनकी एक ना चलने दी। आखिर ये क्या तमाशा है? मैंने राबिया के हाथ से गर्म दूध का प्याला लेकर खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, तुम लोग चाहते हो कि मेरा पेट फट जाए? मेरा पेट है कि ड्रम है? सुबह से कोई 1 गैलन जूस चढ़ा जाता है, कोई 1 गैलन चाय और कोई ग्लूकोज, और आप दूसरी बार 1 गैलन दूध उंडेलने आ गई हैं। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, खाक ठीक हो। राबिया ने जल भुनकर कहा, ये दिमाग की खराबी नहीं है तो और क्या है कि प्याला बाहर फेंक दिया है, लेकिन अब अगर कोई किसी किस्म का माया मेरे हलक में डालने के लिए लाया तो मैं उसको भी बाहर फेंक दूंगा, मैंने कहा। उसी वक्त शैला और मोहसिन कमरे में दाखिल हुए। शैला के हाथ में सूप का प्याला था और मोहसिन के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 2 उबले हुए अंडे रखे हुए थे। ये सब क्या है? मैंने सहम कर कहा, क्या ये भी? जी हाँ, ये भी। मोहसिन ने जारहाना अंदाज में आसीन चढ़ाई, हम सब मिलकर जबरदस्ती ये तुम्हारे हलक से उतारेंगे, उसके बाद तुम्हें इख्तियार है कि मैं बारी बारी उठाकर बाहर फेंक दो। देखिए शिरवानी साहब, मैंने लिजाजत से कहा, शुरफा के ये शेवा नहीं, मैं एक शर्त पर आपकी बात मान लेता हूँ कि बाद में आप यहाँ बैठकर मुझसे बात करेंगे। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। मुझे मंजूर है, मोहसिन बोला, और मैंने भूख ना होने के बावजूद खाना पीना शुरू किया। राबिया और शैला मुस्कुराती रहीं। इस वक्त तो आप दोनों की बत्ती सी बाहर आ रही है, मैंने कहा। पहले क्यों आंसू बहाए जा रहे थे? वो खुशी के आंसू थे। राबिया ने बड़ी ढिठाई से झूठ बोलते हुए ऐलान किया, अच्छा यार मोहसिन, मेरे खाली गिलास शैला को वापस पकड़ा के कहा, वो खत कहाँ है? खत अंकल रिजवी के पास है, मोहसिन ने कहा। वैसे भी इस वक्त खत के मौजू पर कोई बात नहीं हो सकती। देख मोहसिन, मेरा ज़हनी रद्द-ए-अमल गैर इरादी था। मैंने कहा जरा सी देर के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब होश में आने के बाद मैं नॉर्मल हूँ और वही पहले वाला सिकंदर बख्त हूँ। बेशक उस खत ने बहुत से तलख हकाइक का इंकिशाफ किया जिनको तस्लीम किए बिना चारा नहीं, लेकिन उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी नवाब खुर्शीद आलम को नहीं जानता, और हकीकत कुछ भी हो, अपने वालिदैन के लिए मेरे ख्यालात और जज्बात वही हैं जो ये खत मिलने से पहले थे। मैं वजीर खान का बेटा हूँ और अपने इस अहद पर कायम हूँ कि मुझे उसके कत्ल का इंतकाम लेना है, उन सब से जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। मीर शराफत अली तो मर चुका है, लेकिन आज मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में एक नाम का इजाफा हो गया है, यानी ज्ञान चंद। शराफत अली और ज्ञान चंद भी बहुत मक्कार और अय्यार शिकारी थे, जो मेरे बाप को घेर कर शिकारगाह तक ले गए और वो उनकी साजिश का शिकार हो गया। उसकी उम्र शिकारी कुत्तों के ताकुब से बचने के लिए भागते हुए गुजरी। वो अपना सब कुछ लुटा के नकले वतन कर गया, मगर ये शिकारी कुत्ते यहाँ भी आ पहुंचे और उन्होंने बिलाकर शिकार कर ही लिया। आबादी पलट गई थी और शिकारी मैं हूँ। मुझे अफसोस है कि मुझ पर शराफत अली के कत्ल का इल्जाम आया, लेकिन मैं उसे कत्ल ना कर सका। एक जज्बाती कमजोरी के लम्हे में शराफत अली को मेरे हाथों वो सजा ना मिली जिसका वो मुस्तहिक था। अगर मुंशी ये खत ना लिखता तो अच्छा होता। मोहसिन बाहर देखते हुए बोला, क्या फायदा हुआ हमें इससे? ये तो हम अब भी नहीं जानते कि मरहूम चचा वजीर खान की मजबूरियां क्या थी। क्या वो डरते थे कि तुझे हालात का इल्म हो गया तो तेरी नज़र में जज्बाती रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी? तुझे मालूम हो जाएगा कि तेरा किसी से खून का रिश्ता नहीं है, तू वजीर खान को छोड़कर नवाब खुर्शीद आलम के पास चला जाएगा। मैं अपने वालिद की फितरत को समझता था मोहसिन, मैंने कहा। उन्हें मुझ पर पूरा एतमाद होगा कि मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। रिश्ते जज्बात के होते हैं, खून के रिश्तों से क्या ताल्लुक? खून के सिर्फ ग्रुप होते हैं। ये देखना है तो किसी भी हॉस्पिटल में चला जा, गोरे का खून काले को दिया जाता है। जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक से मिल जाता है, या फुटपाथ पर बैठे हुए खून फरोशों से। कोई नहीं जानता कि किसका खून किसके जिस्म में पहुंचा, फिर ये खून का क्या रिश्ता हुआ। जिस शख्स की जान बच जाती है वो तो उसे पहचानता भी नहीं जिसने अपना खून उसको दिया था। मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं कि मेरी माँ प्रिंसेस अमीना थी या सुल्ताना नाम की एक आम औरत थी। माँ तो सिर्फ माँ ही होती है। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने इस वतन के लिए जान कुर्बान की, एक ही माँ से पैदा हुए थे और उनकी याद आज भी मेरे लिए एक पाकीज़ा अमानत है। ये जज्बात के बंधन है, हालात की गर्दश उन्हें तोड़ नहीं सकती। मुझे तुझ पर फख्र है सिकंदर बख्त, मोहसिन ने कहा। अगर तेरे ख्यालात बदल जाते तो मुझे दुख होता। अगर आज मेरे माजी को किसी रात पर पड़ा हुआ पर्दा उठ जाए, मैंने कहा, और तुम मेरे लिए गैर हो जाओ, तुम सब जिनको मैं अपना खानदान समझता हूँ, तो दुख मुझे भी होगा। अगर आज राबिया मुझसे मुहब्बत करती है तो मेरा दोस्त है, या शैला ने मुझे भाई कहा है तो इसलिए कि आज मैं जैसा भी हूँ इस रिश्ते से तुम्हारा हूँ, जिसका मेरे माजी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैंने कभी किसी साजिश का शिकार होकर लाइल्मी में कोई कत्ल किया होता तो क्या तुम मुझसे रिश्ते तोड़ देते? मेरा ख्याल है सिकंदर अब इन बातों से कुछ हासिल नहीं, मोहसिन ने कहा। अपनी निगाह मुस्तकबिल पर रख, पीछे मुड़ के देखेगा तो तेरे लिए आगे कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अपने मादी पर कोई निदामत है और ना अफसोस, मैंने बरहमी से कहा।
और मैं अपने आप से नहीं डरता। जब भी मुझे मौका मिला मैं सुल्तान आबाद जरूर जाऊंगा, मैं ज्ञानचंद का सुराग भी लगाऊंगा। बेशक वो बहुत बड़ा मुल्क है और 50-60 करोड़ की आबादी में एक आदमी को तलाश करना भूसे के ढेर में से सुई तलाश करने से ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन हो सकता है कि सुल्तान आबाद से ज्ञानचंद का कोई अता पता मिल जाए। सरहद के पार भी अच्छे लोग बसते हैं और उन्हीं में से एक पंडित दिया नाथ थे जो शायद अब दुनिया में ना हो, मगर उनका एक बेटा था मोहन और उसकी बहन थी मोहिनी। उनसे भी मेरा बहुत गहरा जज्बाती रिश्ता है। वो मेरी हर मुमकिन मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ के मसाइल से निपटना है और मैं इतना आज़ाद भी नहीं हूँ कि अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ चला जाऊँ। ये बता कि तूने मेरे सर पर क्या मारा था जिससे मैं बेहोश हुआ? डंडा। मोहसिन हंसा। इसके सिवा तुझे काबू करने की कोई सूरत ना थी, तू पागल हो रहा था। अचानक मुझे कुछ और याद आया और मैं उठ बैठा। मोहसिन, मैं तो ये बात बिल्कुल ही भूल गया था। परसों हमने दिलावर के लिए जाल फैलाया था, वो डिसलवा। माना कि तू बहुत बड़ा शिकारी है, मोहसिन ने उठते हुए कहा, लेकिन ये बहुत लंबी बात है। अच्छा सिर्फ इतना बता दे कि दिलावर मारा गया या नहीं। मैंने कहा, वो डिसलवा पकड़ा गया या नहीं? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना मुश्किल है। मोहसिन फिर बैठ गया। बहुत सी बातें हैं जो अखबार वालों को मालूम नहीं हो सकी। मसलन ये कि जब हम डिसलवा को उसके घर के दरवाजे पर डालकर भाग आए थे तो बाद में क्या हुआ था। काल बैल की आवाज पर एक नौकर दरवाजे तक आया था और अपने आका को उठा कर ले गया था। डिसलवा बेहोश था और नौकर कैसे अंदाजा कर सकता था कि साहब को क्या हुआ है। साहब का तजर्बे की बिना पर इतना अंदाजा तो उसको हो गया था कि साहब नशे में धुत नहीं है। घबराहट में उसने डॉक्टर को तलब कर लिया था, जिसने गौर से मुआयना करने के बाद ये राय जाहिर की कि डिसलवा किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि इसे 12 पीटा गया है। उसके जिस्म पर चोटों के निशानात भी थे और रस्सी से बांधे जाने के भी। डॉक्टर के ख्याल में ये मुमकिन था कि किसी ने उसे लूटने के लिए या किसी बुरी नीयत से अगवा किया हो। चुनांचे ये पुलिस केस है और उसकी रिपोर्ट फौरन कर देनी चाहिए। बात अगर घर तक महदूद रहती तो डिसलवा के होश में आने तक नौकर कुछ भी ना करता और उसने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उस डॉक्टर ने पहुंचते ही थाने फोन कर दिया। वो कुछ असूल परस्त और कानून की सख्ती से पाबंदी करने वाला डॉक्टर था। नतीजा ये कि उधर डिसलवा होश में आया, इधर कानून के रखवाले आ गए। अब डिसलवा उनको बताता भी तो कैसे बताता? उसे खुद भी मालूम नहीं था कि उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है और चौधरी दिलावर कहाँ है। हमने अपना पूरा प्लान उसको बता दिया था कि हम उसकी गाड़ी में दिलावर को अगवा करके ले आए हैं और उसे कत्ल कर देना चाहते हैं, लेकिन हमारी पोजीशन महफूज है। चुनाचे दिलावर के कत्ल का इल्जाम अगर आया भी तो सिर्फ उसकी जात पर आएगा। अब तक वो हमें अच्छी तरह समझ चुका है। उसने ये फर्ज नहीं किया होगा कि हम महज बकवास फरमा रहे थे। उसने तस्लीम कर लिया होगा कि हमेशा की तरह, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि हमने दिलावर को कहाँ ले जाकर मारा और कैसे मारा। वो 10% इम्कानात को मुस्तरद भी नहीं कर सकता था कि हमने ड्रामा किया और हमारा मकसद दिलावर से कुछ मालूमात हासिल करना और उसे दहशत ज़दा करना ही हो। इन सब बातों को ज़हन में रखते हुए उसने पुलिस को टाल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। मेरा अपना ख्याल है कि डिसलवा ने पुलिस को नामालूम अफराद से लड़ाई झगड़े की कहानी सुना दी होगी कि वो डिसलवा को लूटना चाहते थे। कादी के घर के तो चूहे भी सियाने होते हैं। उसके नौकरों ने ही मामला संभाल लिया होगा तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। उन्होंने कह दिया होगा कि साहब कभी ज्यादा पी लेता है तो आउट हो जाता है, और ऐसी हालत में क्या बता सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था। रिपोर्ट एक डॉक्टर की थी, इसलिए पुलिस को जाना पड़ा, लेकिन जाना उन्हें महंगा नहीं पड़ा। वो मामले को भूल जाने का नजराना लेकर वापस चले गए थे। गरीब आदमी होता तो थाने जाते और कुछ तफ्तीश भी करते। डिसलवा ने हमारा नाम नहीं लिया था। मैंने पूछा, ये नहीं कहा कि हम उसको अगवा करके ले गए थे? अपनी गाड़ी चोरी हो जाने की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई थी? उस वक्त तो नहीं लिखवाई थी, उसने कहा। एक तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो सोच समझ के कोई फैसला कर सकता। उसको सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिली। फिर ये कि वो इंतजार करना चाहता था और ये देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। उसकी गाड़ी कहाँ मिलती है, दिलावर की लाश मिलती है या वो भी उसी की तरह अपने घर पहुंचता है। डिसलवा ने देख लिया था कि कत्ल की धमकी देने और मार के गाड़ देने का मुसम्मम इरादा जाहिर करने के बावजूद हमने उससे कुछ मालूमात हासिल की, उसे दहशत ज़दा किया, लेकिन आखिर में उसको कत्ल करने की बजाय घर छोड़ गए। उसे ख्याल जरूर आया होगा कि शायद दिलावर के साथ भी हमने इससे ज्यादा कुछ ना किया हो और सुबह होने तक दिलावर से राब्ता कायम हो जाए तो आइंदा की फिक्र की जाए और हमारे खिलाफ कोई मुश्तरका लाए अमल तैयार किया जाए। वो डरता भी होगा कि जो कुछ हम उससे पूछ चुके हैं वो किसी भी लम्हे उसकी पोजीशन खराब कर सकता है। इत्मीनान के एक पहलू सिर्फ ये था कि हमने दिलावर को कत्ल नहीं किया होगा तो उससे भी बहुत कुछ मालूम कर लिया होगा। बाद में वो एक दूसरे के सामने बैठ के अपनी अपनी दुख भरी कहानी सुना सकते थे और एतराफ़ कर सकते थे कि हमारे जबरो तशद्दुद और हमारी बदमाशी से मजबूर होके उन्होंने हमारे सामने कितना सच बोला और कितना झूठ, और जो होना था सो हो गया। लेकिन अब सोचना चाहिए कि आइंदा क्या होगा और हमारा अगला कदम क्या होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगली किस के साथ। अल्लाह हाफिज़।